प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक शुभकामनाएं। इस कक्षा में हम बात करेंगे दलित विमर्श। 80 के दशक के बाद हिंदी साहित्य में कुछ विमर्श शुरू हुए। स्त्री विमर्श इससे पहले आ चुका था, उसके बाद दलित विमर्श, विकलांग विमर्श, वनवासी विमर्श। आज हमारा विषय रहेगा दलित विमर्श। हिंदी साहित्य में पिछले 2 दशकों से दलित शब्द लगातार चर्चा में रहा है। यानी आप देखिए, ये बात कर सकते हैं हम, 2 दशकों का मतलब होता है कि 1990 से लेकर के 1990 से 2000, 2000 से 2010। मराठी साहित्य में तो दलित संज्ञा ने अपना एक विशेष स्थान बनाकर समानांतर दलित साहित्य को प्रतिष्ठित किया। सबसे पहले दलित जो चेतना है या दलित साहित्य या दलित विमर्श, ये महाराष्ट्र से आया है। भारतीय सामाजिक संदर्भ में 8 दशकों पूर्व दलित शब्द का प्रयोग आरंभ हुआ था 1960 के दशक में। और इसकी व्युत्पत्ति को लेकर के, यानी ये शब्द बना कैसे, इसके बारे में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। इसलिए ये संज्ञा अर्थ की दृष्टि से उतनी विवादास्पद नहीं है जितना कि इसका साहित्य। शब्द का अर्थ क्या है ये विवादास्पद नहीं है, विवादजनक नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा विवादास्पद मामला इसका है इसका साहित्य। इसके साहित्य पे बहुत सारी चर्चा हुई है। हिंदी शब्दकोश की अगर बात की जाए, हिंदी शब्दकोश के अनुसार दलित का अर्थ है मसला, रोंदा या कुचला हुआ। वह व्यक्ति जिसका शोषण हुआ है, जो मसला है, जिसको रोन दिया गया है, जिसको धरातल से ऊपर उठने ही नहीं दिया, वह दलित है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दलित शब्द का प्रयोग प्रथम सन 1919 के आसपास किया गया। 1919 में सबसे पहले, आज़ादी से पहले, इस शब्द का प्रयोग किया गया था। और इसी आधार पर 1985 में दलित वर्ग को अनुसूचित जाति के समानार्थी रूप में प्रयोग में लाया गया। संविधान जब निर्माण हुआ, देश आज़ाद हुआ, उसके बाद अनुसूचित जाति शब्द था, लेकिन 1985 में अनुसूचित शब्द के स्थान पे दलित शब्द का प्रयोग इसके समानार्थक इसी अर्थ में किया जाने लगा। अब हम बात करेंगे दलित चेतना। ये विमर्श कब शुरू हुआ, दलितों में चेतना कब आई, दलितों में अलग से साहित्य लिखा जाने की परंपरा कब से शुरू हुई। दलित एक सामाजिक अवधारणा है, जिसका दलन हुआ है वह दलित है। ये किसी जाति विशेष से नहीं होता, किसी जाति, किसी पंथ, किसी धर्म या संप्रदाय से इसका संबंध नहीं है। वह व्यक्ति विशेष किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी पंथ और संप्रदाय का हो सकता है, जिसका दलन हुआ है वह दलित है। दलित साहित्य का यही एक मकसद है कि जो दलित है उसमें दलित चेतना पैदा करना, कि उसके अस्तित्व का उसको एहसास हो। यह चेतना सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, दार्शनिक, शैक्षिक स्तर पर होने वाले परिवर्तनों से ही प्रारंभ होती है। दलित जन समुदाय की पूर्ण जागृति चेतना है। दलित समुदाय, जितना भी दलित जन समुदाय है, जाति और इनके कटघरों से बाहर, उन सब के अंदर एक संपूर्ण जागृति लाई जाए, एक चेतना लाई जाए, यही इस दलित साहित्य का उद्देश्य है। दलित चेतना के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? वर्ण व्यवस्था, जाति भेद, सांप्रदायिकता का विरोध। पहला इसका बिंदु है कि वर्ण व्यवस्था का विरोध हो, जाति भेद का विरोध हो और सांप्रदायिकता का विरोध हो। अलगाव का नहीं, भाईचारे का समर्थन। अगली बात दलित चेतना में कही जाती है कि अलगाव का नहीं, भाईचारे का वो होना चाहिए समर्थन। सभी एक हों, सभी भाई हों, परस्पर एक दूसरे का हितैषी रहें। स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय की पक्षधर। दलित चेतना या दलित साहित्य जो है वो स्वतंत्रता का पक्षधर है और सामाजिक न्याय का पक्षधर है, कि समाज में सबको समान सहभागिता स्तर पर न्याय मिलना चाहिए। सामाजिक बदलाव के लिए प्रतिबद्धता। दलित चेतना में सामाजिक बदलाव के लिए प्रतिबद्धता की बात कही जाती है कि हम समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। जो युगों युगों से या सदियों से जो पीड़ा और शोषण का समय है, या पीड़ा और शोषण की जो प्रवृत्ति या परंपरा चली आ रही है, उसको समाप्त करना इनका उद्देश्य है। मुक्ति और स्वतंत्रता के सवालों पर डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन को स्वीकार करना। दलित चेतना का एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि डॉक्टर अंबेडकर के जो विचार थे या डॉक्टर अंबेडकर का दर्शन था मुक्ति और स्वतंत्रता के बारे में, उसको स्वीकार किया जाए। बुद्ध का अनीश्वरवाद, ईश्वर है ही नहीं। बुद्ध ने कहा था ईश्वर है ही नहीं, मनुष्य स्वयं ईश्वर है। अनात्मवाद, वैज्ञानिक दृष्टिबोध, पाखंड, कर्मकांड का विरोध। इन सारी चीज़ों का दलित चेतना विरोध करती है। कर्मकांड का विरोध करती है, धार्मिक आडंबर और पाखंडों का विरोध करती है, वैज्ञानिक दृष्टि अपनानी चाहिए, ये इनका कहना है। आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवाद का विरोध,
और आर्थिक क्षेत्र में दलित चेतना पूंजीवाद का विरोध करती है। कहती है कि पूंजीवाद एक शोषण का एक जरिया है, पूंजीवादी व्यवस्था अंततः जाके शोषण में परिवर्तित हो जाती है। सामंतवाद ब्राह्मणवाद का विरोध, दलित चेतना का एक अगला बिंदु ये है कि वो सामंतवाद का विरोध करते हैं, ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं। किसी कोई भाई उनका कहना है कि समाज हो या राजनीति हो, किसी वर्ग विशेष का शासन स्वीकार नहीं। अधिनायकवाद का विरोध, अधिनायकवाद का विरोध करती है दलित चेतना की कोई एक व्यक्ति निरंकुश शासक नहीं हो सकता। महाकाव्य की रामचंद्र शुक्ल परिभाषा से असहमति। महाकाव्य के जो मुख्य लक्षण रामचंद्र शुक्ल ने बताए थे उनसे इसकी सहमति नहीं है। ये कहते हैं कि उन्होंने ये बताया था कि नायक किसी उच्च कुलोद्भव होना चाहिए। ये महाकाव्य की एक अवधारणा थी कि नायक ऐसा होना चाहिए, नायिका ऐसी होनी चाहिए, कथा ऐसी होनी चाहिए। दलित चेतना में कहा जाता है कि ये जरूरी नहीं है कि नायक उच्च कुलोद्भव हो, वह निम्न कुल का भी हो सकता है। पारंपरिक समाजशास्त्र का विरोध, जो पारंपरिक समाजशास्त्र है, जो चला आ रहा है परंपराएं कि समाज में जो विभिन्न वर्ण विभाजन है, जाति विभाजन है, अस्पृश्यता का जो सिस्टम है, उसका ये विरोध करते हैं। वर्णहीन वर्गहीन समाज की पक्षधर दलित चेतना जो है वर्णहीन रंग भेद के आधार पर किसी समाज की संरचना नहीं चाहती और इसी प्रकार से वर्ग भेद भी नहीं चाहती। अमीर और गरीब का भेद भी ये मिटाने के लिए तत्पर हैं। और अंतिम इनका बिंदु है भाषावाद लिंगवाद का विरोध। भाषा और लिंग के आधार पर मनुष्य अथवा समाज में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये दलित चेतना के साहित्यकारों का और दलित विमर्श का मुख्य बिंदु है। अब इन बिंदुओं को हम ध्यान में रख करके इन पे क्रम से आगे चर्चा करेंगे। दलित चेतना उससे भी आगे बढ़कर वर्ण, नस्ल और लिंग भेद को अपना विषय बनाती है और समाज में सदियों से व्याप्त जाति और वर्ण व्यवस्था की विसंगतियों को चुनौती देती है कि सदियों से जो वर्ण व्यवस्था और विसंगतियां व्याप्त हैं वे सारी की सारी मनगढ़ंत हैं। ये शोषण का एक जरिया हैं। ये सामाजिक संरचना की तह में छिपे षड्यंत्र और प्रपंच का पर्दाफाश करती है कि किस प्रकार कुछ लोगों ने अतीत में एक षड्यंत्र रचा, एक प्रपंच धोखा किया और वर्ण व्यवस्था बना दी। इनका मानना है कि वर्ण और लिंगगत विषमता मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ी बाधा है विकास के लिए। कि ये जो वर्ण भेद है, लिंग भेद है, ये विषमता मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे बड़ा पाप है। दलित्व की कलंक से मुक्ति द्वारा मानव समाज में समानता, बंधुत्व, मर्यादा और सम्मान के भाव पैदा करना इनका उद्देश्य है कि मनुष्य को दलित्व के कलंक से मुक्ति मिले, सबका समान आदर मान सम्मान हो, बंधुत्व का भाव हो। अपनी गलित दलित स्थिति के प्रति पीड़ा, विषमता के प्रति आक्रोश और व्यवस्था का विद्रोह है इसके प्राथमिक स्वर हैं। यानी व्यवस्था के प्रति इनके अंदर आक्रोश है, विद्रोह है और उनकी जो वर्तमान स्थिति है उसके प्रति भी इनमें आक्रोश है कि ये किसी ईश्वर या प्रकृति की देन नहीं है, ये एक वर्ग विशेष की देन है, इसलिए इससे नाराज हैं। दलित साहित्य किसे कहेंगे? अब हम बात करें दलित साहित्य। साहित्य जिसमें सबका समाहित हो। साहित्य का मतलब होता है वह है जिसके अंदर सभी का हित हो। परंपरागत रूप में ये सत्यम शिवम सुंदर की परिकल्पना को स्थापित करता है, लेकिन आधुनिक साहित्य में दलित साहित्य विशेषता के साथ स्थापित है। देखिए, साहित्य की किसी समय यह अवधारणा परिभाषा थी कि सत्यम शिवम सुंदर की परिकल्पना, यानी सत्य भी होता है, वह कल्याणकारी भी होता है और सुंदर भी होता है। लेकिन दलित साहित्यकारों का मानना है या दलित चेतना में यह मानना है कि सारा का सारा साहित्य सत्य नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, वह किसी वर्ग विशेष को संतुष्ट करता है और केवल उन्हीं का कल्याण करता है। परिभाषा, दलित साहित्य की परिभाषा के लिए विभिन्न विद्वानों ने सार्थक प्रयास किया है। क्या क्या प्रयास किया दलित साहित्य की परिभाषा में? देखिए, 2-4 परिभाषाओं की हम चर्चा करते हैं। डॉक्टर सीवी भारती की मान्यता है कि नवयुग का एक व्यापक वैज्ञानिक संगत वैज्ञानिक परंपराओं का पूर्वाग्रह से मुक्त साहित्य सृजन, यानी नए जमाने का एक ऐसा साहित्य सृजन जो वैज्ञानिक है, जिसकी दृष्टि व्यापक है, संगत है, वैज्ञानिक परंपराओं और पूर्वाग्रहों से मुक्त साहित्य है, वह दलित साहित्य है। उसको हम दलित साहित्य की संज्ञा से संज्ञायित करेंगे। डॉक्टर सर्वराज सिंह बेचैन का कहना है, दलित साहित्य उन अछूतों का साहित्य है जिन्हें सामाजिक स्तर पर सम्मान नहीं मिला।
सामाजिक स्तर पर जाति भेद के लोग शिकार हुए, उनकी छटपटाहट ही शब्दबद्ध होकर दलित साहित्य बन रही है। यानी जो सामाजिक स्तर पर पिछड़े रहे, सामाजिक स्तर पर जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिनका सम्मान नहीं हुआ, वही लोग दलित साहित्य लिख रहे हैं। दलित साहित्य अकादमी के संरक्षक माता प्रसाद गुप्त या माता प्रसाद के अनुसार दलित साहित्य केवल दलितों का लेखन नहीं है। वो कहते हैं कि केवल ये नहीं है कि वो दलितों के द्वारा लिखा हुआ है, नहीं, बल्कि जिन्होंने भी उसकी पीड़ा का अनुभव करने पर उस पर साहित्य सर्जन किया है, दलित साहित्य की श्रेणी में आता है। जिस किसी का भी शोषण हुआ है, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वह दलित साहित्य की श्रेणी में आएगा, उसके ऊपर जो कुछ लिखा गया है। वानखेड़े कहते हैं दलित लेखकों द्वारा दलित के विषय में लिखा गया साहित्य ही दलित साहित्य है। वानखेड़े इससे भी और आगे बढ़ जाते हैं, वो कहते हैं कि दलितों के द्वारा या दलित लेखकों के द्वारा दलितों के विषय में जो लिखा गया है वही दलित साहित्य है। और अंत में बात करेंगे हम कमल भारती की। कमल भारती का मत है दलित साहित्य से अभिप्राय उस साहित्य से है जिसमें दलितों ने स्वयं अपनी पीड़ा को रूपायित किया है, वह साहित्य जिसमें दलितों ने खुद अपने बारे में लिखा है, दूसरे ने नहीं। दूसरा जो लिखता है वो सहानुभूति का साहित्य लिखता है, स्वानुभूति का नहीं लिखता। तो वो कहते हैं कि अपने जीवन संघर्ष में दलितों ने जिस यथार्थ को भोगा है, अपने जीवन में जिसको ढोया है, दलित साहित्य उनकी उसी अभिव्यक्ति का साहित्य है जो उन्होंने सहन किया है, जो उन्होंने ढोया है, जो उन्होंने भोगा है, उसी यथार्थ को व्यक्त करने का जो माध्यम है वो दलित साहित्य है। इस प्रकार दलित साहित्य की विभिन्न परिभाषाओं की हमने चर्चा की। किसी ने इसको वैज्ञानिक परंपराओं का साहित्य कहा, किसी ने इसको अछूतों का साहित्य कहा, किसी ने इसको पीड़ा अनुभव करने के बाद जो सृजन हुआ वह साहित्य दलित साहित्य है, और किसी ने यह कहा कि दलित साहित्य केवल दलितों के द्वारा दलितों के बारे में लिखा गया साहित्य है। इन परिभाषाओं से कुछ बिंदु उभर करके आते हैं, उन बिंदु की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।